नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार खन्ना आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार। दोस्तों, संविधान का चैप्टर चल रहा है और इसमें मूल अधिकार के तहत हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार भाग किसमें रखा गया है। तो दोस्तों, भाग 3 में रखा गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों, मूल अधिकार को दोस्तों संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया है। मैग्ना कार्टा बोले तो महाधिकार पत्र, इसे महाधिकार पत्र के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और इसकी जो पहले संकल्पना की गई थी वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंतर्गत सबसे पहले नेहरू जी ने ये रिपोर्ट लागू की थी। यानी उसमें मांग की गई थी कि हमारा एक मूल अधिकार होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसे बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं मूल अधिकार को। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों यूँ तो प्राय पहले 7 हुआ करते थे, वर्तमान में 6 हैं। 6 में कौन कौन से हैं? उनमें से समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, इन सभी मूल अधिकारों में से आज की वीडियो में हम लोग केवल 5 ही मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे अगर टाइम बचता है तो हम लोग छठे अधिकारों की भी बात कर लेंगे। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है दोस्तों अनुच्छेद 14, यानी समता का अधिकार में दोस्तों 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। समता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी संविधान के समक्ष सभी लोग समान होंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि धर्म, मूल स्थान, जात आदि का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा न तो किसी व्यक्तियों को द्वारा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी की वैकेंसी आई और उसमें सभी को एक समान अवसर दिया गया, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो या उसमें जनरल, बीसी, एससी, एसटी, सभी को एक समान अवसर दिया जाता है दोस्तों। ये बात की गई है अनुच्छेद 16 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत का अंत। आप किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 18, यानी उपाधियों का अंत। दोस्तों, राज्य हो या केंद्र हो, उपाधि देगी, जैसे भारत रत्न हुआ, परमवीर चक्र हुआ और पद्म विभूषण हुआ, पद्म श्री हुआ, ये सभी के अलावा और कोई उपाधि नहीं दे सकता। और एक कंडीशन इसमें यह है, अगर कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर के देश में रह रहा हो और वहां की सरकार अगर उस व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहेगी तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं लेते तो उस उपाधि का भारत में आकर के उसका अंत कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, यानी बाहर में जो भी उपाधि लेंगे, हम राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद अगर राष्ट्रपति जी हमको बोलते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं, तभी हम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। ओके, आगे देखते हैं दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 24 तक है दोस्तों। इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 सबसे बड़ा है। इसमें अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 का ए, इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 का बी। इसमें एकत्रित होने की स्वतंत्रता बिना हथियार। आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। ओके, और सी में देखते हैं 19 के सी में, इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं।
कुछ भी। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 के डी में। इसमें देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। दोस्तों, भारत देश इतना बड़ा है और इसमें कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। ये जम्मू कश्मीर का अपवाद था दोस्तों, पहले वाला नहीं, ये वाला। आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। अपवाद में जम्मू कश्मीर था, आप जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते, लेकिन वर्तमान में संशोधन करके इसको अब वहां पे यानी जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, धारा 370 को समाप्त करने के बाद। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19 का एफ है, ये कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप इंडिया में कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप लीगल काम करेंगे, लीगल व्यापार करेंगे, अनलीगल काम नहीं कर सकते। जैसे शराब, अफीम, चरस, हेरोइन, इन सभी का व्यापार आप नहीं कर सकते। आप लीगल दुकान खोल सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं रोजगार से संबंधित, लेकिन ये सब काम यानी शराब, जुआ, ये सब वाला बिजनेस आप नहीं खोल सकते। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, अपराध सिद्धि के विषय में ये बात कही गई है कि जिस पीरियड में आपने जो अपराध किया है और उसमें जो कानून हो है, उसी कानून के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी और किसी कानून के अंतर्गत नहीं दी जाएगी। कि मान लीजिए हमने 2 साल पहले कोई अपराध किया और उसकी सजा हमें आज हो रही है, तो आज के डेट में जो सजा का प्रावधान है वो ना मिल करके जिस समय हमने अपराध किया था उस समय के कानून के तहत हमको सजा दी जाएगी। ठीक। और दोस्तों, एक बात और है, एक व्यक्ति को केवल एक ही बार सजा सुनाया जा सकता है उस अपराध के लिए, दोबारा नहीं सुनाया जा सकता। दोस्तों, हमने एक फिल्म देखी थी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की। उसमें हुआ क्या, अमिताभ बच्चन को एक बार सजा दे दिया गया आजीवन कारावास की, किसी व्यक्ति के खून में, अमरीश पुरी के खून में सजा दे दिया गया। और वो जब सजा काट करके बाहर आता है तो देखता है अमरीश पुरी जीवित है, तो क्या करता है, वो अमरीश पुरी को मार देता है। मारने के बाद जब वो मैटर न्यायालय में आता है तो न्यायालय में यही बात कहा जाता है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कि माय लॉर्ड, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यही कहा गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा हो सकती है। हमने इसको मारने की सजा हमने भोग ली, आजीवन कारावास भोग लिया, अब जब निकले हैं तो हम इसको मार देंगे। तो वो दोस्तों अनुच्छेद 20 के ही अंतर्गत आता था। ओके, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपातकाल की स्थिति होती है, यानी अनुच्छेद 352, इस आपातकाल के दौरान केवल हमारे यही 2 अधिकार बचते हैं, बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं कि आप जी सकते हैं और जिस संबंध में आपको दोष सिद्धि हो वही मिल सकता है। ओके, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 21 का कार्य। इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। कोई भी बच्चा हो 6 से 14 वर्ष की आयु का हो, उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22 और सॉरी हाँ सही है, अनुच्छेद 21 का काम ये जोड़ा गया है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। एक कानून इसमें और जोड़ा गया है दोस्तों, वो ये कहा गया है कि अगर आप नींद में हो और सो रहे हो, कोई आपको जबरदस्ती उठा नहीं सकता, तो उसके ऊपर आप FIR करा सकते हैं अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत। यानी नींद लेने का अधिकार, वो आपका अधिकार है, कोई जबरदस्ती आपको उठा नहीं सकता, उठ जाओ, भाग जाओ या ये करो। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 है दोस्तों, इसमें कहा गया है किसी को अगर मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका कारण बताना होगा।
बिना कारण बताए आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर उसके आने जाने को समय को छोड़ करके उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना पड़ेगा। ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में ये बातें कही गई हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है दोस्तों। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के बलात्संग व देह व्यापार का प्रतिषेध। आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा। जबरदस्ती नहीं, चलो ये काम करो, नहीं, वो नहीं करा सकते। हम न करा सकते हैं और न हम किसी का जबरदस्ती कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और दोस्तों, और किसी भी व्यक्ति का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। जैसे हमने संतलत काल में देखा था, तुर्कानी चहलगानी वगैरह जो विभाग होते, सैन्य विभाग होते थे, उसमें गुलामों को खरीदा जाता था उस पीरियड में। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन में प्रतिषेध। आप कल कारखानों में किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप शामिल नहीं कर सकते, काम नहीं करवा सकते। ओके, चौथा देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें दोस्तों ये कहा गया है अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकते, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, हम अपना सकते हैं। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है दोस्तों कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हम कोई भी अपने धर्म से संबंधित प्रबंधन को कर सकते हैं। जैसे हिंदू है, यज्ञ कर सकते हैं, निशान वगैरह ले जा सकते हैं मंदिरों पे। ओके, ये सब होता है, कोई रोक नहीं सकता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत दोस्तों ये कहा गया है किसी विशेष धर्म को करने में राज्य कर नहीं लगा सकता। हमने कोई धर्म अपनाया है, उस धर्म से संबंधित हमारे पास जो कर आ रहे हैं, उस कर पे राज्य सरकार कोई कर नहीं लगा सकता। ओके, यही वजह है कि साधु संत लोग बहुत अमीर बन जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई धर्म पे कोई कर नहीं होता। जिसके पास जो फंड आती है वो अपना ही ले लेते हैं, उसमें कोई कर नहीं लगता। ओके, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी धर्मोपदेश में भाग लेने के लिए राज्य बाध्यकारी नहीं होगा। यानी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि आप चलिए इस धर्म उपदेश है उसमें भाग लीजिए, जबरदस्ती नहीं कर सकता। और राज्य ये भी नहीं कह सकता कि आप इस धर्म से संबंधित चीजों को पढ़ें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म हो, वो नहीं कहेगा कि इसे आप पढ़िए। ओके, आगे देखते हैं संस्कृति। दोस्तों मूल अधिकारों में 5वां नंबर हम लोग पहुंच गए, धीरे धीरे पता ही नहीं चला। आगे देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक की बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 29 में देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक में पहले दोस्तों देखो आता था कौन से, जैसे बौद्ध हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, यहूदी हुआ, पारसी हुआ, ये सभी अल्पसंख्यक, और मुस्लिम भी है दोस्तों, शायद मुस्लिम भी है। ये सभी अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं और इनके हितों का संरक्षण राज्य सरकार करेगा, ये इनकी दायित्व है। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक में जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, मुस्लिमों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से संबंधित स्कूल कॉलेज खोल सकता है। जैसे प्राथमिक स्तर के लिए मदरसे का निर्माण कर सकता है और उच्च शिक्षा के लिए मकतबों का निर्माण करते हैं। इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता और वहां पे केवल धर्म की ही पढ़ाई की जाती है, कुरान वगैरह की पढ़ाई ही की जाती है और किसी की पढ़ाई नहीं की जाती। ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 30 में। और उसके प्रशासन से संबंधित जो कार्य होंगे वो खुद कर सकता है, उसमें भी किसी का हस्तक्षेप नहीं है। दोस्तों आगे हम लोग एक मूल अधिकार को छोड़े हैं, वो मूल अधिकार है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, जो इसे डिटेल्स में बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ओके, अब हम लोगों ने दोस्तों ये सीखा कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसे भारत का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा गया। यह 1928 नेहरू रिपोर्ट में ये बातों का उल्लेख किया गया और इसे अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ओके दोस्तों, और आपातकाल के दौरान केवल यही हमारा बचता है मूल अधिकार, बाकी सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एग्जाम हमारा धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और समय हमारा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसको देखते हुए 15 दिसंबर को देखते हुए हम लोग अपनी अध्ययन को और तीव्र गति देते हुए जल्दी अपने सिलेबस को खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ही लंबा है। 2 महीने में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इतना लंबा सिलेबस, पता है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। इतने सारे चैप्टर को हमको पढ़ना है केवल 2 ही महीने में। तो हम लोग अगर स्पीड के साथ पढ़ेंगे तो जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। हमारा एग्जाम आने से पहले ही हम अपने टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। और दोस्तों, एग्जाम में जब हमें पेपर मिलेगा तो वो हमें हलवा लगने लगेगा। बस देखते ही टेकल करें। दोस्तों, शुरुआत में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत ही परेशानियां आती हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए आप अपने कार्यों में बिजी रहें। आप अपने कार्यों को करते जाइए, धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे चढ़ते एक दिन आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। फिर वही लोग आपको देख करके सलाम करेंगे और सर भी नीचे झुका लेंगे कि यार हमने इनको ऐसा कहा था, आज हमें सलाम करना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, नमस्कार।